जय हिंद स्टूडेंट। किरण प्रकाश की रे ऑप्टिक्स हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके सारे वीडियोज आपको हमारे चैनल पीसी स्टडी पॉइंट पर मिल जाएंगे विद नोट्स। आप उनको पढ़ भी सकते हैं एनिमेशन के थ्रू आप और समझ भी सकते हैं और नोट्स भी बना सकते हैं। और जब हमने रे ऑप्टिक्स शुरू की थी तब हमने बताया था कि प्रकाश जो है वो दो तरीके का व्यवहार दर्शाता है, एक तो कणीय व्यवहार और एक तरंगीय व्यवहार। कणीय व्यवहार पर हमने किरण प्रकाश की रे ऑप्टिक्स पढ़ ली है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं तरंग प्रकाशिकी, जो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफी अच्छी चीजें इसके अंदर हमें पढ़नी है। तरंग प्रकाशिकी का आज हम इंट्रोडक्शन लेंगे कि कहाँ से ये शुरू हुई और कहाँ तक आई है। 200 साल लगे, 200 से भी ज्यादा साल लगे इसको हमें। लगभग ये 1637 से स्टार्ट होकर 2021 तक आज हम इसको पढ़ रहे हैं, तो लगभग ये 400 साल हमें यहाँ पर लगे हैं इस प्रकाश की तरंग प्रकाश की तक पहुंचते पहुंचते। और आज तक भी क्लियर नहीं कि प्रकाश एक्चुअली में कैसा व्यवहार दिखाता है, क्योंकि जब हम किरण प्रकाश की पढ़ते हैं तो प्रकाश को किरण के रूप में पढ़ते हैं, और जब हम तरंग प्रकाश की पढ़ते हैं तो प्रकाश को तरंग के रूप में पढ़ते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का जो इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो देखिए, सबसे पहले एक साइंटिस्ट हुए थे दकार्ते। इन्होंने 1637 ईस्वी के अंदर प्रकाश का कणिका सिद्धांत दिया था। कणिका मतलब छोटे छोटे कण, कॉर्प्यूस्कुलर थ्योरी दी थी, जिसमें प्रकाश को छोटे छोटे कणों से मिलकर माना गया था। तो दकार्ते ने सबसे पहले स्टार्टिंग की थी। उनके बाद में आए थे सर आइजैक न्यूटन, यानी हमारे न्यूटन बाबा, जो कि मैकेनिक्स में काफी झंडे गाड़ के आए थे। काफी जो मैकेनिक्स है, पूरी की पूरी मैकेनिक्स या पूरी की पूरी फिजिक्स उन्हीं के कारण चल रही है। तो उन्होंने फिर प्रकाशिकी में अपना हाथ आजमाया था और उन्होंने एक बुक लिखी थी ऑप्टिक्स। उस ऑप्टिक्स में प्रकाश के कणिका सिद्धांत को और अधिक समझाया था और अधिक विकसित किया था। और जो सारा श्रेय है प्रकाश के कणिका सिद्धांत का, वो न्यूटन जी को, न्यूटन बाबा को ही दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है 1 मार्क्स के अंदर, ऑब्जेक्टिव के अंदर। दिया दकार्ते ना था, लेकिन श्रेय जो है वो न्यूटन बाबा को जाता है। लेकिन यहाँ पे छोटा सा एक मिस्टेक थी, छोटी सी एक गलती थी, छोटी सी एक त्रुटि हम बोल सकते हैं कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आता है और अभिलंब की ओर मुड़ जाता है तो उसकी चाल अधिक हो जाती है, ऐसा न्यूटन बाबा ने बताया था। ऐसा बताया गया था कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आए और वो अभिलंब की ओर झुक जाए, और अभिलंब की ओर कब झुकता है, जब विरल से सघन में आता है, और सघन में चाल न्यूटन बाबा ने क्या बता दी कि अधिक हो जाएगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, इसलिए न्यूटन थ्योरी फेल भी हो गई थी। लेकिन कैसे फेल हुई थी तो वो जानने के लिए देखिएगा वीडियो, ठीक है। उसके बाद में 1678 के अंदर क्रिस्टियन आए थे, क्रिस्टियन हाइगेंस। 1678 ईस्वी के अंदर क्रिस्टियन हाइगेंस आए थे। इन्होंने प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया। लेकिन चूंकि क्रिस्टियन हाइगेंस नए साइंटिस्ट थे, न्यूटन बाबा का बहुत ज्यादा बोलबाला था, इसलिए इनको इस सिद्धांत को मान्यता नहीं दी गई। लेकिन आगे चलकर 1678 ईस्वी के बाद में 1801 ईस्वी में यंग, जो कि यंग का व्यतिकरण का सिद्धांत हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, उन्होंने अपने प्रैक्टिकल से सिद्ध कर दिया कि प्रकाश जो है वो तरंग का व्यवहार भी दिखाता है, और वो प्रैक्टिकल के कारण ही मान्यता दी गई कि यहाँ प्रकाश जो है वो तरंग का सिद्धांत दिखाता है। और इसी बीच 1850 में एक साइंटिस्ट हुए थे फूको। उन्होंने अपने प्रैक्टिकल में सिद्ध कर दिया कि जब प्रकाश की किरण हवा से जल में आती है तो वो अभिलंब की ओर झुकती है, और जल में जो है वो वेग कम होता है। तो इस तरीके से कणिका सिद्धांत फेल हो गया था और यहां से स्टार्ट हो गया था तरंग सिद्धांत। अब तरंग सिद्धांत में भी एक समस्या ये आ रही थी कि तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन प्रकाश जो है वो सूरज से चलकर आ रहा है और सूरज और पृथ्वी के बीच में माध्यम नहीं है, तो फिर कैसे चल के आ रहा है। तो इस गुत्थी को सुलझाया था 1864 ईस्वी में मैक्सवेल ने। मैक्सवेल एक साइंटिस्ट होते थे, उन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि एक वैद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं जो कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण उत्पन्न होती है। परिवर्ती विद्युत क्षेत्र और परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण विद्युत चुंबकीय तरंगें चलती हैं। ये मैक्सवेल ने बताया था, लेकिन ये उन्होंने भविष्यवाणी की थी। तो 1890 ईस्वी में आए थे वैज्ञानिक हर्ट्ज, जिन्होंने रेडियो तरंगे उत्पन्न कर दी थी। और रेडियो तरंगे उत्पन्न करने के बाद में जगदीश चंद्र बोस भी आए थे, मार्कोनी भी आए थे, जिन्होंने फिर लंबी दूरी के लिए तरंगों को भेजा था।
और उनको वैद्युत चुंबकीय तरंगे हमने बताया था, और वैद्युत चुंबकीय तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी प्रकाश भी एक वैद्युत चुंबकीय तरंग माना गया है। फिर लास्ट में ध्रुवण हम जब पढ़ेंगे तो ध्रुवण में हम अनुप्रस्थ वैद्युत चुंबकीय तरंगे इनको मानेंगे। ये हैं अनुप्रस्थ वैद्युत चुंबकीय तरंगे, और ध्रुवण के अंदर ये सिद्ध किया गया है। तो इस तरीके से हम वन बाय वन पहले तो हाइगेंस के बारे में स्टडी करेंगे, फिर हम पढ़ाई करेंगे व्यतिकरण की, फिर पढ़ाई करेंगे हम जो स्टडी करेंगे विवर्तन की, और फिर आएगा ध्रुवण। तो 4 ही टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर, और चारों टॉपिक अपने अंदर बहुत इंटरेस्टिंग चीजें छिपाई हुई हैं, तो ध्यान से आप इनको समझिएगा। इस लेक्चर के जो नोट्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो दे दिया जाएगा, वहाँ पे स्लाइड्स के रूप में है, जो कि मेरा ही बनाया हुआ है, वहाँ से आप नोट्स लिख सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।